हेलो बच्चों, आज हम केमिस्ट्री के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, नील बोर का परमाणु मॉडल। नील बोर केमिस्ट्री के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। इस वीडियो में हम परमाणु मॉडल से जुड़ी जो ये बातें लिखी हैं उनको तो जानेंगे ही जानेंगे, साथ साथ जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, जिस ऑर्बिट में मूव कर रहा है, जिस कक्षा में घूम रहा है, उसकी त्रिज्या कितनी है, किस वेग से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, उसकी एनर्जी कितनी है, काइनेटिक एनर्जी गतिज ऊर्जा कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा कितनी है, कुल ऊर्जा कितनी है, सब कुछ कैलकुलेट करके दिखाएंगे। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये, और ये कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। बहुत सारी बातें इसमें करेंगे जिसको देखकर आपको मज़ा आ जाएगी, आपको फील हो जाएगा कि आप क्लास 11th की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। तो पहला पॉइंट इन्होंने क्या बताया, जो बोर के मॉडल में इनको बोलते हैं पॉस्टुलेट्स। पॉस्टुलेट्स मीन्स अभिधारणाएं। इन्होंने एक कल्पना प्रस्तुत की और सब कुछ कैलकुलेट करके दिया, उसमें सारी बातें सही हैं। तो पहली बात हम करें, परमाणु विद्युत उदासीन होता है जिसके केंद्र में नाभिक होता है। इस बात का क्या मतलब है बेटा, विद्युत उदासीन, इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। जितना उसमें धनात्मक आवेश है उतना ही उसमें ऋणात्मक आवेश है, मतलब धन आवेशों की संख्या ऋण आवेशों की संख्या के बराबर होती है। सही है। नंबर सेकंड, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाता है। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमता है, लेकिन रदरफोर्ड ने भी यही बात बोली थी, पर उन्होंने ये नहीं बताया कहाँ घूमता है। इन्होंने बताया कि निश्चित, जैसे कि मान लीजिए नाभिक है, या यूँ समझें कि क्लास में एक सीट मैंने रख दी, एक सीट कुछ गैप रखा, दूसरी सीट, इस सब को हम मान लें परमाणु है पूरी क्लास। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हो सकता है, सीट में हो सकता है। तो सीट के बीच में जो जगह खाली है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता है, डेफिनेटली वो परमाणु है, वहाँ पर भी एक कक्षा हो सकती है, लेकिन निश्चित कक्षा, उसकी उन्होंने कुछ फिक्स बातें कही। तीसरा पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आइए थर्ड पॉइंट पे डिस्कस करते हैं। नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2π का पूर्ण गुणित होता है। मतलब नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन तो चक्कर लगाएगा, लेकिन कहाँ पर चक्कर लगाएगा, कोणीय संवेग। ये देखिए फिजिक्स का टर्म है, किसके बराबर होगा, h/2π। पूर्ण गुणित का मतलब क्या है, पूर्ण गुणित का मतलब है कि h/2π में या तो 2h/2π हो सकता है, या तो 3h/2π हो सकता है, या तो 4h/2π हो सकता है। पूर्ण गुणित मतलब पॉइंट में नहीं हो सकता है, h/2π में किसी पूर्ण संख्या का ही गुणा होगा। इसी को इन्होंने बोला था, जैसे मैंने कहा यहाँ पर 1 रख दे, 1 रख दें तो क्या आ जाएगा, h/2π फॉर्मूले में। 2 रख दें तो क्या आ जाएगा, 2h/2π। इसी 1, 2, 3 को इन्होंने कहा परमाणु की कक्षा, मतलब इलेक्ट्रॉन जहाँ पर घूम रहा है उसी को क्या कहा। जैसे n बराबर 1 रखने पर पहली कक्षा, n बराबर 2 रखने पर दूसरी कक्षा, या यूँ कह दीजिए दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, उसका कोणीय संवेग mvr = m की जगह क्या रख देंगे, 2h/2π के बराबर होगा। अब बात करते कोणीय संवेग क्या है, कैसे निकाल सकते हैं। तो हल्का सा यहाँ पे देखिएगा, फिजिक्स के टीचर आपको पूरा बताएंगे एंगुलर मोमेंटम। मैं बाकी पॉइंट को हटा देता हूँ और हल्का सा एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग को समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई भी पार्टिकल वृत्तीय मार्ग पर घूम रहा है, तो इस पर एक रैखिक संवेग होगा, लीनियर मोमेंटम, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, mv। ये देखिए वेक्टर क्वांटिटी है और इनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r। तो फॉर्मूला निकल के आता है कोणीय संवेग का, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं L से, mv r sin थीटा। यूँ कह दें L = होता है p × r। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आप लोग फिजिक्स में वेक्टर पढ़ेंगे, आपको टीचर फिजिक्स वाले, मैं फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, मैं तो मैथ भी पढ़ाता हूँ, आप मुझसे कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ से डिस्कस करें तो p × r होता है। p की वैल्यू होती है m × v, r रेडियस है, और जब आप क्रॉस प्रोडक्ट आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा तो आप समझ जाएंगे mv r sin थीटा। थीटा जहाँ पर इसके बीच का कोण है,
तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 90, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती 1, तो कोणीय संवेग बेटा कितना आ गया mvr, और किसके इक्वल हुआ NH/2 पाई। ये है आपकी इक्वेशन फर्स्ट, इसको नोट कर लीजिए क्योंकि कैलकुलेशन में काम आएगी। फोर्थ पॉइंट, अच्छा अब ये समझिए नाभिक है, अब इसको हटा दें, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे 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 कहीं ना कहीं पे। अगर कोई भी चीज़ मूव कर रही है वृत्तीय गति में या वृत्तीय पथ पे, तो उस पर एक बल लगता है जिसको हम कहते हैं अभिकेंद्र बल। ये मूव कर रहा, इस पर एक बल लग रहा, अभिकेंद्र बल। अब इसको ये अभिकेंद्र बल मिल कैसे रहा है, जैसे कि मैं किसी धागे को घुमाऊं तो हाथ से घुमा रहे हैं तो उस पर एक बल लगेगा अभिकेंद्र बल, लेकिन उसको प्रोवाइड कौन कर रहा है, मेरा हाथ कर रहा है। यहाँ पर इसको कौन प्रोवाइड कर रहा होगा। अब देखिए इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज, प्लस माइनस। अगर कहीं पर दो पार्टिकल रखे हैं जिन पर चार्ज है तो एक बल काम करता है जिसको हम कहते हैं वैद्युत बल। तो यही बात इन्होंने बोली, नाभिक के चारों ओर वृत्तीय कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन पर अभिकेंद्र बल किसके द्वारा प्राप्त होता है, विद्युत बल से प्राप्त होता है। Fc मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्र बल, E मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वैद्युत बल। तो अभिकेंद्र बल विद्युत बल के बराबर होगा। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन में हम यूज़ करेंगे। पॉइंट नंबर 5, अब रदरफोर्ड ने क्या कहा था, नाभिक के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाए मैक्सवेल की थ्योरी के हिसाब से, क्योंकि मैक्सवेल ने बोला था कि कोई भी पार्टिकल यदि मूव कर रहा है तो या एनर्जी का वो क्या करेगा, लॉस करेगा। इन्होंने क्या बोला, जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है ना तो ऊर्जा छोड़ता है, उसके लिए आपको अलग से ऊर्जा देनी पड़ेगी या तो उससे ऊर्जा लेनी पड़ेगी। लेकिन मूव करते हुए, या मैं कहते जैसे आप घूम रहे हैं आपकी सांसें फूलने लगेंगी, जाहिर सी बात है कुछ देर बाद आप थक जाएंगे, पर इलेक्ट्रॉन में ऐसा नहीं होता, उसकी एनर्जी कॉन्टीन्यूअस बनी रहती है। ये एक भगवान की अजीब माया है ना, क्योंकि मैक्सवेल की थ्योरी यहाँ पर गई तेल लेने, ये ऊपर कुदरत का करिश्मा है। तो इन्होंने पांचवी बात यही बोली। आइए आगे हेडिंग डालते हैं। अब यहाँ से क्लास 11th का फील आ जाएगा आपको ना, पढ़ने में मज़ा आ जाएगी। तो हेडिंग डालते हैं, अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। एटॉमिक मॉडल तो नील बोर का ही चल रहा है। कैलकुलेशन ऑफ आर, आर मीन्स रेडियस, जिस कक्षा में मूव कर रहा है उसकी त्रिज्या कितनी है। वी, वी मीन्स वेलोसिटी, जिस पर मूव कर रहा है उसका वेग कितना है। के ई, काइनेटिक एनर्जी, जिस पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है उस इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा कितनी है। पी, स्थितिज ऊर्जा कितनी है। एंड टी, टोटल एनर्जी। अब हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। बेटा पहला समीकरण क्या था, पहला समीकरण आपका था mvr कोणीय संवेग h/2 पाई का पूर्ण गुणित होगा। मतलब n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, फर्स्ट सेल के लिए 1 होगी, सेकंड सेल के लिए 2 होगी, इसी प्रकार आगे होगी। सेकंड नंबर पे था fc। देखिए बच्चों, फिजिक्स में आप पढ़ेंगे अभिकेंद्र बल का सूत्र होता है mv²/r। विद्युत बल, इसका सूत्र मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई ε0 Ze²/r²। बड़ा नया सूत्र है, आपने देखा है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो उस पर एक बल लगेगा जिसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 1/4 पाई ε0 Ze²/r²। क्लास 12th फिजिक्स में पूरा का पूरा टॉपिक होने वाला है। अभी के लिए आप ये ध्यान दे लीजिए, किसी भी पार्टिकल में या परमाणु में इलेक्ट्रॉनों और नाभिक के बीच लगने वाला वैद्युत बल ये होता है। जहाँ पर E इलेक्ट्रॉन पर आवेश है, Z परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, किस नंबर पर कोई परमाणु आता है, ये सब कांस्टेंट है। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बच्चों अब आपको सॉल्व करना है फर्स्ट और सेकंड का। देखते जाइए, कैलकुलेशन ध्यान से करिएगा, कॉपी पे ध्यान से लिखिएगा। अगर कैलकुलेशन स्टार्ट करें तो कुछ नहीं, समीकरण 1 का वर्ग कर,
2 से भाग देने पर, 1 का वर्ग करके 2 से भाग दे दीजिए। अच्छा, इसमें कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 r से 1 r कैंसिल। अब इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा क्या बन जाएगा, m स्क्वायर v स्क्वायर r स्क्वायर इक्वल टू इधर क्या बन जाएगा, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर। इसमें से इसको डिवाइड करना है, इधर क्या बन जाएगा एम वी स्क्वायर और इधर क्या बन जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हैं, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर मर गया, एक एम से एक एम कैंसिल हो गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया, एक आर कैंसिल हो चुका है ना तो आर ही बचेगा। और बच्चों ध्यान से देखिए, नीचे ये पाई से पाई कैंसल एक ठो, 4 से 4 कैंसल, नीचे वाला कहाँ पहुँच जाएगा, ऊपर, बीच वाला कहाँ पे पहुँच जाएगा, बीच में। और फाइनली इस इक्वेशन को आप नोट कर चुके हैं, मैं ऊपर से फिर लिखता हूँ, क्या निकल के आता है निष्कर्ष। इधर आ गया बेटा, इधर क्या बचा है, एम आर स्क्वायर इज इक्वल, ये आर ऊपर चला गया तो क्या हो गया, एन स्क्वायर एच आर। जेड स्क्वायर कहाँ पे चला गया, बीच में, एक पाई और बच गया तो पाई जेड ई स्क्वायर, एक आर से एक आर कैंसल, यहाँ से आर इज इक्वल किसके बराबर आ गया, एन स्क्वायर एच अपॉन पाई जेड एम ई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट। किसी भी कक्षा की त्रिज्या निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले को याद करने में तो आपके पसीने छूट जाएंगे, पर बच्चों इसको आपको याद रखना पड़ेगा यदि आपके सपने बड़े हैं। यदि आपके सपने बड़े नहीं हैं तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है। जेईई नीट क्वालिफाई करना है, इस फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। अगर इसका शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा, शॉर्टकट से भी रिलेट करके क्वेश्चन आते हैं। नॉर्मल आप 11-12 में पढ़ रहे हैं, किसी यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम है तो शॉर्टकट से ही क्वेश्चन आते हैं। इतना लंबा आप याद रखें, जब कोई बड़ा पेपर देने जाएं मैं जल्दी ही शॉर्टकट बताता हूं, तुरंत आप आंसर दे पाएंगे, मतलब देखते ही आपको सूत्र याद आ जाएगा। तो आइए चलते हैं इसके शॉर्टकट को समझते हैं। आर इज इक्वल आ गया, थोड़ा सा मैं जस्टिफाई लिखता हूँ। एच क्या है, फिक्स है। पाई क्या है, फिक्स है। एम क्या है, फिक्स है। ई स्क्वायर क्या है, फिक्स है। बचा क्या, एन स्क्वायर अपॉन जेड। एन मीन्स सेल बदल सकती है, पहली कक्षा की त्रिज्या निकालना है तो 1 रख दें, दूसरी की निकालना है तो 2 रख दें। जेड क्या है, एटॉमिक नंबर, ये भी चेंज हो सकता है। अगर ये सब चेंज हो सकता है तो ये तो रहा आपका सूत्र। और बच्चों जब इन सब की वैल्यू रखी जाएगी, एच की, पाई की, एम की, तो ये निकल के आती है 0.53 एन स्क्वायर बाई जेड, और वैल्यू जो आएगी वो आएगी एंगस्ट्रॉन्ग में। तो ये रिज़ल्ट आपको याद रखना है। अब हम कैलकुलेट करेंगे वेलोसिटी किसकी, क्वेश्चन भी बाद में करेंगे, क्वेश्चन इससे रिलेटेड अभी करेंगे, अगले आने वाले वीडियोस में करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे, त्रिज्या तो निकल आई, वेलोसिटी निकालने के लिए अगर मैं पहला समीकरण देखूं तो पहला समीकरण था क्या, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई। समीकरण नंबर फर्स्ट, यदि r की वैल्यू रख दी जाए तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। इसमें मैं r की वैल्यू रखता हूँ, r की जगह क्या रख सकते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई एम जेड ई स्क्वायर इज इक्वल किसके हो जाएगा, एन एच अपॉन 2 पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, एन से एन, एक एच से एक एच क्या हो गया, पाई से पाई क्या हो गया, v इक्वल टू कितना आ गया, m से m क्या हो गया। फाइनल फॉर्मूला क्या है, v इक्वल टू, ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये कहाँ पे आ जाएगा, 2n h एप्सिलॉन नॉट। ये आपकी v की वैल्यू है।
तो जो आपकी वेलोसिटी आएगी वो आएगी ZE² अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट। उतारना चाहें तो उतार लें, फिर आगे बढ़ें। हम लोग पढ़ रहे हैं बोहर मॉडल। बोहर मॉडल में यदि किसी भी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो ये चीज़ हमको पता होना चाहिए। वेलोसिटी का फॉर्मूला है ZE² अपॉन 2NF। अच्छा, अगर इसमें गौर से देखें तो V बराबर में क्या लिख सकता हूँ, E² अपॉन 2H एप्सिलॉन नॉट Z/N। कैसे? E क्या है यहाँ पर? फिक्स है, इलेक्ट्रॉन का आवेश। 2 भी फिक्स है, H भी फिक्स है, एप्सिलॉन नॉट भी क्या है? फिक्स है। अगर ये सभी फिक्स वैल्यू रख दी जाए तो जो आपका वेग निकल के आएगा, इलेक्ट्रॉन का वेग, शॉर्टकट है ये आपको याद रखना है। ये सिर्फ कंपटीशन के लिए है और ये हमेशा के लिए है, Z/N। इसको साइड में नोट डाल लीजिएगा। ये इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या के लिए फॉर्मूला है, ये इलेक्ट्रॉन के वेग के लिए फॉर्मूला है। फॉर्मूला कितना है? 2.18 इंटू 10⁻6 Z/N। और इसकी यूनिट लिखे ना तो इसकी यूनिट है मीटर प्रति सेकंड। आपसे शॉर्टकट लिखते जाइए, सवाल बाद में करेंगे। H को हम बोलते हैं प्लांक नियतांक। H को बेटा क्या कहते हैं? प्लांक नियतांक। और H की वैल्यू होती है 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। H की वैल्यू कल लिखी थी, हल्का सा उसमें सुधार भी किया था। तो ये है आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब हम निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का सूत्र किसी को याद है? कभी भी निकाला हो, जैसे मैंने कहा ये घूम रहा है तो इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? गुड। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है KE से लिखते हैं, काइनेटिक एनर्जी। और ये सूत्र क्या निकल के आता है? अच्छा, कैसे निकालेंगे? V की जगह उठा के क्या रख देंगे, जो अभी अभी निकाला था। अच्छा, V बराबर बड़ा सा फॉर्मूला क्या निकाला था, कॉपी में देखिए, ZE² अपॉन 2NH, बस, एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, इसको पढ़ना सीख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट। कहीं पे 0 लगा दे तो उसको नॉट पढ़ेंगे और इसका चिन्ह है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन अंग्रेजी में। अच्छा, इसको रख दें 1/2 M। मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा लास्ट में। शॉर्टकट का मतलब जो आपके क्लास 11th में काम आना। ये किस लिए होगा पूरा बड़ा सा वाला? किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि उसमें क्वेश्चन वेरी करेंगे। पहले मैं आपको नॉर्मल कराऊंगा, फिर बाद में एक सीट दे के कराऊंगा, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन होंगे। M V की जगह क्या रख देंगे बेटा? V की जगह क्या रख देंगे? इसको रखिए ZE² अपॉन 2N। अब इसका क्या कर देना है? स्क्वायर। गतिज ऊर्जा का आपका सूत्र होता है 1/2 mv²। अभी अभी आपने वेग निकाला ये, और ये इतना छोटा क्यों कर दिया? क्योंकि ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। ये क्या है? फिक्स है। सब कुछ रख के किसी ने रखा होगा, या हम ही रख सकते हैं, कैलकुलेटर से करें तो इतना कुछ निकल के आया है। इसी प्रकार इसमें भी पहले हल करते हैं। लंबा वाला क्वेश्चन याद रखते हैं, लंबा वाला वो। और यहाँ पर हमने क्या रखा भैया? 1/2 M स्क्वायर करिए, कितना हो जाएगा? Z², E की घात कितना हो जाएगा? 4, अपॉन में कितना हो जाएगा? 4N², H², सबका स्क्वायर हो जाएगा। इसका, 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 इसका। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। तो फाइनल सूत्र क्या है? 1/, नीचे क्या आ जाएगा? 8 mZE²। जब भी आप कोई अच्छा पेपर देते हैं, बस इसी सूत्र से क्वेश्चन पूछता है। क्यों पूछता? क्योंकि ये सूत्र अपने आप में क्या हो गया? याद करना काफ़ी कठिन हो गया ना। सूत्र कठिन हो गया, बाकी तो कैलकुलेशन। अब इसका शॉर्टकट देखते हैं। ये तो रही सूत्र। अच्छा, इसमें क्या क्या फिक्स है भैया? द्रव्यमान फिक्स है। पेपर में सवाल कैसे बोलता है कि द्रव्यमान तिगुना कर दिया जाए, ये आधा कर दिया जाए, तो फिर सवाल में यही सूत्र ही काम आएगा। या तुलना करने को बोल दे तो ये सारे सूत्र तब काम आएंगे। अभी तो हमें डायरेक्ट लिखना है, लेकिन इसमें ये फिक्स है, ये फिक्स है, और क्या फिक्स है? M फिक्स है। M मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन।
ई मीन्स इलेक्ट्रॉन पर, और क्या फिक्स है, एच स्क्वायर मीन्स प्लांक नियतांक, इसको हम क्या बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट। और बचा क्या सिर्फ आपके पास, जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इसकी वैल्यू किसी ने कैलकुलेट करके निकाली होगी। जब हम वैल्यू रखेंगे तो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, ये आपको याद रखना है अल्टीमेटली। एक जगह कॉपी में ऊपर से अलग से लिख लीजिएगा, जैसे मैंने नहीं अलग से लिखा तो कहीं पे साइड में। और इसकी वैल्यू आती है 13.6, कितनी आती है, 13.6। जब सब कुछ रख के हल किया गया होगा तो आपकी जो गतिज ऊर्जा निकल के आएगी वो निकल के आएगी 13.6। क्या ये फिक्स है जेड, नहीं, हाइड्रोजन की जगह हीलियम कर दिया तो जेड की वैल्यू बदल गई। क्या एन फिक्स है, नहीं, पहली कक्षा की बात करें तो 1 रखना है, दूसरी कक्षा की बात करें तो ये रखना है, और यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए इतने इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब उतार लीजिए, तो हमको निकालनी है इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। ये किसके बराबर आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेडी स्क्वायर अपॉन आर। अच्छा, आर की जगह कुछ रख सकता हूँ मैं, आर की जगह अभी अभी कैलकुलेट करके क्या रखा है, ये रखा है, इसको उठा के रख दीजिए, बड़ा सा सूत्र मिलेगा। फिर मैं क्या बताऊँगा, शॉर्टकट। पहले कौन सा सूत्र लिखेंगे, बड़ा सा, कि हमको शॉर्टकट ही याद रखना, जो शॉर्टकट इधर लिखे हुए हैं, पर बड़ा सा सूत्र लिखना तो पड़ेगा ही। U से भी लिख सकता हूँ और किससे लिख सकता हूँ, P से। ये आपका फिजिक्स का पूरा टॉपिक है। Q1 की जगह हम लिख देंगे Jd, Q2 की जगह E। ये पॉजिटिव आवेश होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पे, इस पर नेगेटिव, तो ये माइनस चिन्ह के साथ है। चलिए उठा के किसकी वैल्यू रख दीजिए, R की वैल्यू। R की जगह क्या रखेंगे, N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट पाई M ZE स्क्वायर। बेटा ये नीचे से कहाँ चला जाएगा, बताते जाइएगा। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल पहले कर दें। पाई से पाई मर गया, और कुछ कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, कुछ नहीं कैंसिल हो रहा। अच्छा, -1/4, ये नीचे से कहाँ चला गया, ऊपर, बताते जाइएगा भाई, मुझे दिख नहीं रहा है। M, जेड का जेड से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर। ई स्क्वायर का ई स्क्वायर से होगा तो बटे में, इधर तो N स्क्वायर। अच्छा, थोड़ा सा गौर से देखिए, ये कौन सी ऊर्जा आ गई, पोटेंशियल एनर्जी, PE। अभी हम इसका शॉर्टकट देखते हैं। अच्छा, गतिज ऊर्जा और स्थिर ऊर्जा में कोई डिफरेंस है, हल्का सा डिफरेंस है। वो वाला सूत्र देखिए बड़ा वाला, वहाँ पे क्या था, एक तो माइनस का डिफरेंस है चिन्ह का, एक किसका डिफरेंस है, 1/8 था, और यहाँ पर कितना है, 1/, अब बाकी सारा का सारा क्या है, सेम है। क्या पिछले जैसा इसको बना सकते हैं, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, 2 का गुणा 2 का भाग, तो सीधा सीधा गतिज ऊर्जा ना हो गई। तो पोटेंशियल एनर्जी का बेटा फाइनल सूत्र बताएंगे आप लोग, मैं ऊपर से लिख दूं इसको, ये तो लिख ही गया होगा, लिखना पड़ेगा आपको। कैलकुलेशन अगर बड़े हैं तो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। PE = पोटेंशियल एनर्जी = हमने क्या किया, अपनी जबरदस्ती 2 का गुणा 2 का भाग, 2 4 को क्या हो जाएगा, 8, और ये क्या आ गया, MZ स्क्वायर E⁴ अपॉन N स्क्वायर H स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल एनर्जी की जगह बेटा क्या लिख सकता हूँ, 2 गुणे क्या लिख सकता हूँ, क्या ये लिखा जा सकता है, 2 गुणे गतिज ऊर्जा लिख सकता हूँ, और किस चिन्ह के साथ, माइनस के साथ। अरे भाई, ये गतिज ऊर्जा का ही तो सूत्र था, अभी अभी हमने डिराइव किया था, तो इसकी जगह लिख सकते हैं 2 गुणे गतिज ऊर्जा। सब कुछ ध्यान से लिखिएगा, ध्यान से करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा। ये आपकी पोटेंशियल एनर्जी का शॉर्टकट है, क्योंकि ये 2 गुणे किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी, दुगुना हो गया विथ माइनस चिन्ह के साथ। बातें ना करिए भैया, कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे, सूत्र क्या होता है कुल ऊर्जा का, अरे बोलो भाई,
वेरी गुड, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। कुल का मतलब यही है, जितनी भी ऊर्जाएं हैं सबको जोड़ दें, दो ही प्रकार की ऊर्जाएं हैं। अच्छा भैया इसको इससे जोड़िए, कितना आएगा? गुड, प्लस का कि माइनस का? माइनस का। ये है आंसर। इसको किससे जोड़ दिया? इससे। पहले दोनों की क्या उठा के रख दें यहाँ पे? वैल्यू रख देंगे। और यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा? इसको हल कैसे आपने किया होगा? हाँ, या कह दे कि पूरे दोनों से क्या कॉमन है? 13.6 जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा यहाँ पे? 1 माइनस 2, और 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? -1। यही है, ये आपका फाइनल है। हाँ, कहाँ मैं गलत लिख दिया? ओहो हो, जेड स्क्वायर बटे एन स्क्वायर। तो ये आपकी टोटल एनर्जी है। नहीं हो जाएगा अभी आगे स्पेक्ट्रम में ना। अभी मैं इसका यूज बता, जैसे क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन की पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी की ऊर्जा ज्ञात कीजिए। तो हम इस सूत्र में रख सकते हैं एनर्जी निकालने के लिए। n बराबर 1 रखेंगे, z बराबर 1 रखेंगे तो पहली ऊर्जा की, 2 रखेंगे 1 रखेंगे तो दूसरी कक्षा की, 3 रखेंगे 1 रखेंगे तो तीसरी कक्षा की ऊर्जा, और 4 रखेंगे 1 रखेंगे तो चौथी कक्षा की ऊर्जा आ जाएगी। अब इस जानकारी को हमको याद रखना है, क्योंकि अब आगे पढ़ेंगे स्पेक्ट्रम। देखिए इस बात का मतलब समझिए, यहाँ पे कुछ नोट डाल के कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। अब मैं आपसे एक सवाल करूँ, एक सवाल है भैया, बोहर ने क्या बोला था कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो ना तो ऊर्जा ग्रहण करता है ना तो ऊर्जा छोड़ता है। भाई जब रिवॉल्व करते करते, लेकिन उसको ठंडा करें, गर्म करें, बाहर से ऊर्जा दें तो इलेक्ट्रॉन पे फर्क पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे रहता है? जैसे कि बात करें कि एक हाथ मेरा यहाँ, एक हाथ यहाँ है, और आपको हाथ के ऊपर ही हाथ रखना है, तो क्या आप बीच में हाथ रख सकते हो? नहीं रख सकते। ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये नाभिक है, इतना बड़ा परमाणु है, ठीक है ना? क्या इलेक्ट्रॉन हर जगह हो सकता है? नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉन कहाँ कहाँ हो सकता है? पहले में हो सकता है, दूसरे में या तीसरे में। वो निकालने के लिए क्या निकाला? इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा में ही रहेगा। पहले कहाँ पे रह सकता? -13.6। भाई यहाँ भी कुछ ना कुछ ऊर्जा होगी आसपास, गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा, लेकिन जब कैलकुलेट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन जहाँ पर ऊर्जा इतनी होगी, पहला सेल वो हो गया। क्या बीच में कहीं पे रह सकता है? नहीं रह सकता। जैसे कि मैंने अपनी क्लास में आपको कोचिंग में बुलाया, मैंने कहा जिसके 80 नंबर है वो आएगा, जिसके 90 नंबर है वो आएगा। क्या 75 नंबर वाला आ सकता है? नहीं आ सकता। एक फिक्स कर दिया गया ना कि नहीं, एक बात है कि ये एक उस चीज़ से कि ये माइनस है 3.4, ये -1.51, और इसको हम बोल देंगे -0.85। ये चारों रिजल्ट आपको याद रखने हैं। मेरा क्वेश्चन सुनिए, यदि किसी हाइड्रोजन परमाणु को 10 इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी जाए तो ग्रहण करेगा कि नहीं? यहाँ से फिर एक निष्कर्ष लिखेंगे, क्या ग्रहण करेगा कि नहीं? कैसे? मान लीजिए आप यहाँ पे हो, किस पे हो? -13.6। आपको कितनी ऊर्जा मैंने बाहर से दे दी? अब आपकी ऊर्जा कितनी हो गई तो बताएगा? 3.6 -3.6। क्या ये कहीं पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है जहाँ पे ऊर्जा -3.6 है? नहीं। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रहेगा -13.6 के बाद? -3, तो इसको ग्रहण ही नहीं करेगा। इसी का रीज़न है कि सारे स्पेक्ट्रम नहीं बनते हैं। अभी स्पेक्ट्रम पे हम जाएंगे, जिसकी रदरफोर्ड व्याख्या नहीं कर पाए। उनके हिसाब से कि सारी एनर्जी है 9.8 होता तो शायद ले लेता, वही अभी निकाल। अच्छा नहीं लेता, हाँ 10.2 होता तो ले लेता। कितना होता बेटा? 10.2। अगर 10.2 जोड़ते तो कितना आ जाता? 3.4। मतलब इलेक्ट्रॉन उड़ के कहाँ से पहुँच जाता? यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाता। तो नोट डाल के एक पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन कुछ निश्चित ऊर्जा को ही ग्रहण करता है या छोड़ता है।